सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 8 की भाषा पुस्तक भाषा तरु हिंदी व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे हम, शब्द विचार। बच्चों, सुबह से शाम तक आप कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं आम बोलचाल में, बात करने में, फ़ोन पर, जैसे भी कुछ भी पढ़ने में हम कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी भी हमने नहीं सोचा है कि इनका जन्म कहाँ से हुआ है। शब्द विचार इस चैप्टर में, इस पाठ में हम इसी पर विचार करेंगे, इसी को पढ़ेंगे कि इनका शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ, उत्पन्न कैसे हुए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पाठ। शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत, जहाँ से वो शब्द आते हैं, उनका जहाँ से जन्म होता है, उसके आधार पर। स्रोत, जहाँ से कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो उसका स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। ये तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हमने एज इट इज़ यूँ के यूँ ले लिए और हम ऐसे के ऐसे उनका प्रयोग करते हैं, वैसे के वैसे उनका इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे सूर्य है, संस्कृत का शब्द है, वैसा का वैसा हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हिंदी की पुस्तकों में आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, जब भी आप प्रायवाची करते हैं या कोई भी पाठ या कविता पढ़ते हैं तो सूर्य ऐसा कैसा भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, कई जगह आपने पढ़ा होगा। भानु है, प्राण, कर्म, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने संस्कृत से लेकर ऐसा कैसा हमने बिना किसी बदलाव के, बिना किसी छेड़छाड़ के हम उनका प्रयोग करते हैं हमारी आज की बोलचाल में। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वो होते हैं जो हमने संस्कृत से लिए तो हैं, लेकिन हमने उनको थोड़ा सा अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से हमने उनमें थोड़ा सा बदलाव किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। जैसे कि सन था, सन को संस्कृत में सूर्य लिखते थे, लेकिन हमने बदलकर उसको सूरज कर लिया। ठीक है, एक और शब्द है मोर। मोर एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द उसका क्या था? मयूर। अभी वो मोर बन गया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे नूतन, नूतन को हमने चेंज करके बदल कर नया कर लिया है। ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो संस्कृत से उठाए हैं, बदल कर, चेंज करके हमने हिंदी में उनको थोड़ा सा बदलाव करके प्रयोग में हम उनको लाते हैं। वो कौन से शब्द कहलाते हैं? वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम चलते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारी आम बोलचाल की बोलियां जो गांव में होती है या हम घरों में जो भाषाओं का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनमें से हमने ले लिए हैं। उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में जाकर, गाँवों में, देहातों में या अलग अलग घरों में एक शब्द को कई तरीके से अलग अलग शब्दों में बोला जाता है। जैसे कटोरा, चिड़िया, खिचड़ी, पगड़ी, ये हमने आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की से लिए हुए शब्द हैं ये हमारे, जिनको हमने ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया है हिंदी देवनागरी लिपि में, और हम उनको आम बोलचाल में प्रयोग में लाने लगे हैं और वो अभी नॉर्मल हो गया है। वो होते हैं हमारे देशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? और ये जो देशज शब्द है ये हमारे संस्कृत और हिंदी के ही शब्द हैं, इसी की छोटी छोटी बोलियों से लिए हुए शब्द हैं। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? विदेशज शब्द वो होते हैं, जैसे भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, भारत के बाहर भी बहुत सारी भाषाएं हैं। भारत के बाहर की जो भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं, उनसे जो शब्द लिए हैं वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पुर्तगाली, चीनी, तुर्की, अरबी, वहाँ से हमने शब्द लिए हैं। वकील, किताब, जैसे नीचे बिंदी लगा के ज़रूरत हम बोलते हैं, नुक्ता लगा देते हैं। फ़ारसी से भी हमने काफ़ी सारे शब्द लिए हैं जिनके नीचे डॉट जो होता है, नुक्ता लगाकर हम प्रयोग करते हैं, वो फ़ारसी से लिए हुए हैं। अंग्रेज़ी से हमने काफ़ी शब्द लिए हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, ये हमने अंग्रेज़ी से लिए हुए हैं। हिंदी में हम लिखते हैं, लेकिन यूँ के यूँ ही लिखते हैं, हम उनको हमारे देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेज़ी के शब्द जैसे पेंसिल है, स्टेशन, कार, स्कूल। हिंदी में तो स्कूल का अर्थ विद्यालय है, लेकिन स्कूल भी हम लिखते हैं हिंदी में, लेकिन वो अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए ये विदेशी शब्द है। जो बाहर की भाषाएं हैं, विदेशी भाषाओं से लेकर
हमने अपनी भाषाओं में यूज़ करना, प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो कौन से शब्द है? वो विदेशित शब्द है। और जो अपनी भाषाओं से हमने शब्दों को लेकर प्रयोग करना शुरू कर दिया, वो देशित शब्द है। यहाँ तक आपका हो गया। आगे चलते हैं। संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलाकर, दो भाषाओं से लेकर मिलाकर उन शब्द को हम एक अलग शब्द बना लेते हैं। जैसे अरबी और संस्कृत से मिलाकर जिलाधीश बना है। जिला शब्द अरबी का है, उसके नीचे एक नुक्ता लगता है, और संस्कृत का धीश शब्द है, दोनों को मिलाकर जिलाधीश बन जाता है। वैसे ही अंग्रेजी से रेल अंग्रेजी से लिया है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो मिलाकर हमने क्या बना लिया? उसको हमने बनाकर, दोनों को मिलाकर हमने रेलगाड़ी बना लिया है। तो ये कौन से शब्द है? ये संकर शब्द है, जो दो भाषाओं से लेकर एक तीसरा शब्द हम बना लेते हैं और उसका एक अर्थ होता है और उसको हम प्रयोग करते हैं। वो क्या होता है? हमारा संकर शब्द कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है? फिर हम हमारा ये थे हमारे उत्पत्ति के आधार पर। आगे हम चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कितने भेद है? 3 शब्द है रचना के आधार पर, 3 शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देख लेते हैं रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ ना हो। कोई ऐसा शब्द जिसके टुकड़े हमने कर दिए, जिसको हमने संधि विच्छेद कर दिया, लेकिन उनके टुकड़े होने के बाद वो टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे घर, घ अलग कर दिया हमने, र अलग कर दिया, दोनों का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये कौन से शब्द है? ये हमारे रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? यौगिक शब्द, यौगिक से समझ में आता है जोड़ना। यौगिक शब्द है योग से बनने वाला, जो दो चीज़ों से या दो से अधिक चीज़ों से जोड़कर, वर्णों से जोड़कर हमने बना लिया है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनता है और उसका एक अर्थ निकलता है, वो होता है हमारा यौगिक शब्द। जैसे डाकघर, डाक एक शब्द है, घर एक शब्द है, दोनों को मिलाकर डाकघर अगर हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, डाकघर की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि दूध है, दूध और वाला, दोनों को मिला के हमने बना लिया, शब्द बन जाता है, यौगिक शब्द बन जाता है दूध वाला। तो दूध वाले से मतलब आपको समझ में आ जाएगा, एक बार कान में आपके सुनते ही आप समझ जाओगे। दूध वाले के से तात्पर्य क्या है कि जो बंदा दूध बेचता है या दूध लेकर दरवाजे पे आता है या जिससे हम दूध लेने जाते हैं, जो दूध वाला है, ये उसके बारे में बात की जाती है, की जा रही है। और ये शब्द जो है दूध वाला, ये सिर्फ उस पर्सन के लिए, उस इंसान के लिए हम प्रयोग करेंगे। विद्यालय, विद्यालय को ले लेते हैं, विद्या प्लस आल्य, विद्या शिक्षा पढ़ाई हमारी, आल्य मतलब घर होता है, दोनों का मिलाकर विद्यालय बना लिया हमने, विद्या का घर। विद्यालय से आपको समझ में आ जाएगा स्कूल की बात की जा रही है, और वह स्थान जहाँ हम शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो ये कौन से शब्द है बच्चों? यौगिक शब्द। आई होप आपको समझ आ रहा है, समझ आ गया होगा। ये होते हैं यौगिक समझ, यौगिक, ये यौगिक शब्द होते हैं। आगे हम चलते हैं योग रूढ़। इसका तीसरा, रचना के आधार पर तीसरा इसका रूप है ये योग रूढ़, योग प्लस रूढ़। रूढ़, रूढ़ से समझ आ जाता है कठोर किसी मजबूत चीज़ की बात हो रही है, यानी योग से बने, योग से तो बने हैं लेकिन फिर वो रूढ़ हो गए हैं, उनको फिर उसमें बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता। योग रूढ़, योग से तो बनाया है, उनको जोड़ के तो बनाया, लेकिन वो इतने रूढ़ हो जाते हैं। जैसे साइंस में आप पढ़ते हैं कि ठोस जो चीज़ होती है वो टूट नहीं सकती है, उसके मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा योग रूढ़ है, जोड़ से बना लिया लेकिन उसके बाद वो इतना कठोर, इतना मजबूत बन जाता है, वो बाद में नहीं टूटेगा। अगर वो टूटा है, उसको हमने तोड़ा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कोई उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। जैसे जलज, जलज का मतलब होता है, जल से समझ में आ रहा है आपको, जल से जलज बना है। जलज का मतलब है जो जल के द्वारा उत्पन्न होता है। जल से तो मछली भी होती है, जल से मगरमच्छ भी होता है, जल में तो और भी बहुत सारे जीव रहते हैं, लेकिन जलज जो शब्द है वो किसके लिए योग रूढ़ बन जाता है? जलज मीन एक कमल के लिए, कमल का जो फूल होता है वो पानी में उगता है, और ये योग रूढ़ होकर ये जो जलज शब्द है ये योग रूढ़ हो जाता है, और बाद में सिर्फ और सिर्फ ये कमल के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। जल में रहने वाले किसी और जीव जंतु के लिए नहीं प्रयोग किया जा सकता। ये जलज का मीनिंग बन जाता है बाद में
जलज का आज हम मीनिंग क्या समझते हैं? जलज मीन कमल का फूल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है, विकारी और अविकारी। विकारी कौन से होते हैं? विकारी वो होते हैं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंज हो जाना। विकारी जो बदल जाते हैं वो विकारी होते हैं। जैसे जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है। जैसे जिन शब्दों में लिंग, वचन या कारक के आधार पर जो बदल जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, बच्चा खेलता है। अगर हम लड़के के लिए बात कर रहे हैं तो बच्चा खेलता है। अगर यही बात हम किसी लड़की के लिए प्रयोग करेंगे तो बच्ची खेलती है, तो लिंग के आधार पर चेंज हो गया है, वो वाक्य हमारा चेंज हो जाता है लिंग के आधार पर। वैसे ही वचन के आधार पर, जैसे मैंने आज 1 केला खाया, मैंने कल 4 केले खाए, तो वो मात्रा चेंज हो गई है। विकार वो होता है, विकार जो बदल जाता है, लिंग के आधार पर बदल जाता है, वचन के आधार पर बदल जाता है। ठीक है, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। यहाँ तक आपको समझाया, आगे चलते हैं। अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी चेंज नहीं आता। विकारी का अपोजिट है ये, उसका विपरीत अर्थ की आप समझ सकते हैं। विकारी का उल्टा है अविकारी। विकारी बदल जाते हैं, अविकारी कभी नहीं बदलते हैं। तो इसके कितने भेद हैं? इसके भी 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, जो कभी नहीं बदलते हैं, जो हर जगह किसी भी वचन और किसी भी लिंग के साथ हम प्रयोग करेंगे तो वो नहीं बदलेंगे। अविकारी यहाँ तक आपका फिनिश हो जाता है। आगे चलते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। देखते हैं अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ के आधार पर हम देखते हैं तो 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जैसे कि इसके शब्द से ही आपको पता चल जाता है, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर अर्थ होता है, जिनका एक अर्थ होता है, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक पेंसिल है मेरे हाथ में, पेंसिल को हम सही ऑर्डर में लिखेंगे तो पेंसिल समझ में आ जाएगा। ल आगे लिख दिया, स पीछे लिख दिया, कुछ भी आगे पीछे अगर हमने लिख दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे घर है, घर हमने बोला है तो घर से समझ में आता है। घर, आवास, भवन की बात हो रही है, होम की बात हो रही है। लेकिन अगर र आगे लिख दिया, घ पीछे लिख दिया, र घ, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या इसका मतलब बनता है। इसलिए सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। ठीक है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, उसके तो कुछ प्रकार हो नहीं सकते क्योंकि उनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो इसलिए वो बात तो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो हम सार्थक शब्दों का देख लेते हैं। सार्थक शब्दों का कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्दों के 3 भेद होते हैं, एकार्थक, एक अर्थ देने वाले, अनेकार्थक, एक से ज़्यादा अर्थ देने वाले, और पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ देते हैं। एकार्थक वो होते हैं जैसे एक शब्द से एक ही चीज़ का पता चलता है, जैसे बिजली, बिजली मतलब हम लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, घड़ा, एक मटके की बात कर रहे हैं हम, घड़े से मतलब एक घड़ा, रोटी, ये एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। और अनेकार्थक, जिसके एक शब्द से बहुत सारे अर्थों का पता चलता है। शब्द तो एक है, सेम ही स्पेलिंग, हम हर बार लिखेंगे भी सेम, बोलेंगे भी सेम, लेकिन उसके मतलब कई हो सकते हैं। उस शब्द को कई चीज़ों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि पत्र की सेम स्पेलिंग होगी, अगर हम लिख कर देखें पत्र की सेम स्पेलिंग होगी, लेकिन पत्र का मीनिंग एक पन्ना भी होता है। पत्ता, जो पेड़ पर पत्ता होता है, उसको भी पत्र बोल सकते हैं, बोला ही जाता है। जैसे चिट्ठी है, फूल है, पुष्प है, ये सारे इन चीज़ों के अलग अलग अर्थ भी अलग अलग। एक फूल है, फूल से का मतलब होता है पुष्प, एक फ्लावर, और फूल से मतलब फूल गया, फूलना, तो 2-3 अर्थ, 2 अर्थ हो गए उसके। वैसे ही एक पत्र का, एक तो पत्र हो गया, चिट्ठी, और दूसरा पेड़ का जो पत्ता होता है उसको भी पत्र बोला जाता है। अगर उसको हम तत्सम शब्द में देखेंगे तो पत्र मीन पेड़ का पत्ता है, और उसको चेंज करने के बाद हम उसको पत्ता लिखते हैं।
ये हो गए हमारे अनेकार्थ। एक अर्थ जिसका एक अर्थ समझ में आता है, अनेकार्थ जिससे एक शब्द की सेम स्पेलिंग से सेम उच्चारण से अनेक अर्थ समझ में आते हैं, वो अनेकार्थक शब्द वो कहलाता है। पर्यायवाची, पर्यायवाची कौन सा होता है आपने पढ़े हैं, याद भी किया। पर्यायवाची वो होते हैं जो एक शब्द है लेकिन उसके बहुत सारे नाम हैं। जैसे आँख, आँख को हम नेत्र बोल सकते हैं, नयन बोल सकते हैं, लोचन बोल सकते हैं। वैसे ही वायु, हवा, पवन, समीर, इतने सारे नाम, ये हो गए पर्यायवाची। एक शब्द है लेकिन उस एक शब्द के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे हमारे तुम्हारे कई नाम हो सकते हैं, एक इंसान के 2-3 नाम हो सकते हैं, घर का उसका घर का कोई नाम हो सकता है, उसके दोस्तों के द्वारा दिया गया कोई नाम हो सकता है, या उसका निकनेम हो सकता है, या कई शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे कपिल देव है, केपी लिख सकते हैं। वो इस तरीके से होते हैं पर्यायवाची। जैसे हम कमल की बात कर रहे थे, कमल को जलज बोल सकते हैं, कमल तो बोलते ही हैं। इसी तरीके से पर्यायवाची होते हैं। विलोम शब्द, आगे चलते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जो उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे अमृत, विष, आज, कल, सुबह, शाम, जो उल्टा शब्द बताते हैं, विपरीतार्थक कहलाते हैं। उनको विलोम शब्द भी कह सकते हैं हम, जो अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। अल्पायु, कमायु, दीर्घायु, बहुत लंबी आयु। छोटा, बड़ा, अपना, पराया, आज, कल, नया, पुराना, ये हो गए विलोम शब्द। नंबर 5 पर आते हैं, देखते हैं भिन्नार्थक शब्द, जिनके अलग अलग अर्थ प्रकट करता है, जिनका उच्चारण लगभग समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। पर्यायवाची से इसको रिलेट मत कीजिएगा। पर्यायवाची एक शब्द के अलग अलग नाम हैं, एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये क्या है, एक वर्ड है लेकिन उसके मतलब अलग अलग हैं। जैसे गाड़ी, यान, गाड़ी से गाड़ी मतलब यान हो सकता है जिसमें भी बैठ के यात्रा करी जा सकती है। पहले गाड़ी नहीं बोलते थे, यान बोला जाता था, गाड़ी बोलते हैं। और गाढ़ी, ढ चेंज हो जाएगा लेकिन बोलने में से भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गाढ़ी मतलब गहरी, कोई भी चीज़ थिक हो। बहार, बहार मतलब कहते हैं कि बहार आ गई है, सुंदर मौसम हो गया है। शोभा, सुंदरता। और बाहर थोड़ा स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, थोड़ा उच्चारण में चेंज हो जाता है, लेकिन सिमिलर से दिखाई देते हैं। सिमिलर होते नहीं हैं बट सिमिलर से दिखाई देते हैं। उन शब्दों को कहते हैं हम भिन्नार्थक शब्द। अनेकार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारा लास्ट ये 6 नंबर है हमारा, ये अर्थ की दृष्टि से। सार्थक जो शब्द था, सार्थक शब्द के हमारे 6 भेद थे, उसका ये छठा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह। 15 दिन में होने वाला, 15 दिन में होने वाला पाक्षिक कहलाता है। महीने में होने वाला मासिक कहलाता है। इसी तरीके से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है। जैसे चिट्ठी लेकर आने वाले को हम डाकिया बोल देते हैं, पोस्टमैन बोल देते हैं। शिक्षा देने वाला शिक्षक कहलाता है। इलाज करने वाला चिकित्सक कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी एक डेफिनेशन है, किसी के लिए एक लाइन हम प्रयोग करते हैं, उस लाइन के लिए, उस इंसान के लिए या उस वस्तु के लिए हम एक शब्द में ही वो पूरी लाइन आ जाए, उनको बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से आपका ये आज का पाठ समाप्त होता है। पाठ का शीर्षक था हमारा शब्द विचार। ठीक है बच्चों, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इसकी एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। 15 तारीख से एग्ज़ाम है आपके, कृपया इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, 2-3 बार वीडियो को देखें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है, नेक्स्ट क्वेरी क्लास होगी, आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिएगा। और क्वेश्चन और क्वेरीज और आपके क्वेश्चन तब मिलेंगे जब आप इसको रीड आउट करोगे अपनी बुक में से। इस चैप्टर को 2-3 बार रीड आउट करोगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे, तभी आपके क्वेश्चन निकल कर बाहर आएंगे कि मैम ने ये समझाया तो ये हमें समझ आया या नहीं आया। आप क्वेश्चन अपने नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, लाइव क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।